फॉस्टर केयर किसे कहते हैं, फॉस्टर केयर का लीगल प्रोसेस क्या है और फॉस्टर केयर किस तरह से अडॉप्शन से अलग है। इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर 2 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, लेकिन जब मैंने वो वीडियोस अपलोड किए थे उस टाइम 2016 वाली फॉस्टर केयर गाइडलाइंस एप्लीकेबल थी। अभी 2024 की नई मॉडल फॉस्टर केयर गाइडलाइंस लागू हैं और इसके अलावा अडॉप्शन रेगुलेशंस भी नई आ गई हैं। जेजे एक्ट में संशोधन लाए गए हैं, जेजे मॉडल रूल्स में भी बदलाव आ गए हैं और यहाँ तक कि आईसीपीएस की जो स्कीम थी उसे भी रिवाइज करके मिशन वात्सल्य स्कीम को अब लागू कर दिया गया है। फॉस्टर केयर को समझने के लिए हमें इन सभी डॉक्यूमेंट्स में जो रेलिवेंट प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी जॉइंट रीडिंग करनी होगी। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अब प्रावधानों में पीएफपीज यानी कि प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है, उसी तरीके से जैसे कि पैप्स यानी कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स का कारा के ऑनलाइन केयरिंग्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होता है। मिशन वात्सल्य स्कीम के डॉक्यूमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक यूनिफाइड एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल की संकल्पना की गई है और अगर अभी आप कारा की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पर अभी मेंशन किया गया है कि कारा के केयरिंग्स ऑनलाइन पोर्टल को भी यूनिफाइड पोर्टल की तरफ माइग्रेट किया जा रहा है, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है वो प्रोसेस में है। तो इवेंचुअली पीएफपीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा और वो मैंडेटरी होगा, लेकिन अभी जिन राज्यों में पहले से फॉस्टर केयर प्रोग्राम्स चल रहे थे वहाँ लोकल लेवल पर ही पीएफपीज की एप्लीकेशन ली जा रही है और जिन राज्यों में प्रोग्राम्स नहीं चल रहे थे वहाँ होपफुली इस पर काम शुरू हो गया होगा। पीएफपीज का चाहे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, उनकी एप्लीकेशन में लगाए गए डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की है और उनकी होम स्टडी करके अकॉर्डिंगली उनकी रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी डीसीपीयू की है। अगर पीएफपीज को होम स्टडी रिपोर्ट में सूटेबल पाया जाता है तो फिर उनको बच्चे का रेफरल दिया जाएगा और उनकी और बच्चे की मैचिंग करने के बाद उस मैचिंग रिपोर्ट को डीसीपीयू कंसर्न सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करेगा और सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके सीडब्ल्यूसी फॉस्टर केयर का ऑर्डर इशू करेगी। एलिजिबिलिटीज की अगर बात करें तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपने आप को प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स की तरह रजिस्टर कर रखा है वो फॉस्टर पेरेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो फॉस्टर पेरेंट्स हैं वो आगे जाकर के अडॉप्टिव पेरेंट्स बन सकते हैं, यानी कि फॉस्टर केयर अडॉप्शन में तब्दील हो सकती है, जिसे कि फॉस्टर अडॉप्शन का नाम दिया गया है। फॉस्टर अडॉप्शन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर अभी ये जान लेते हैं कि प्रोस्पेक्टिव फॉस्टर पेरेंट्स की क्या अर्हताएं दी गई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पीएफपी का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। पीएफपीज के लिए कहा गया है कि उन्हें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली कैपेबल होना चाहिए, उन्हें किसी भी तरह की लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और चाइल्ड राइट वायलेशन के केस की उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो मैरिड हों या अनमैरिड हों, डिवोर्सी हों, लीगली सेपरेटेड हों, विडो, विडोवर, कोई भी हों वो एलिजिबल हैं। लेकिन अगर सिंगल मेल किसी बच्चे को फॉस्टर केयर में लेना चाहता है तो वो गर्ल चाइल्ड को फॉस्टर केयर नहीं दे सकता है। सिंगल फीमेल किसी भी जेंडर के बच्चे को फॉस्टर केयर में ले सकती है। मैरिड कपल की अगर बात करें तो दोनों स्पाउसेस की कंसेंट जरूरी है और उनकी कम से कम 2 साल की स्टेबल मैरिटल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसके अलावा पीएफपीज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज की लिमिट भी प्रिस्क्राइब की गई है। एज रिलेटेड क्राइटेरिया को लेकर के जो टेबल दी गई है वो टेबल और पीएफपीज की एप्लीकेशन के साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अडॉप्शन रेगुलेशंस में अडॉप्टिव पेरेंट्स की उम्र से संबंधित पात्रता दी गई है। फॉस्टर गाइडलाइंस में फॉस्टर पेरेंट्स की उम्र से संबंधित पात्रता दी गई है, लेकिन जब हम फॉस्टर अडॉप्शन के संदर्भ में इन दोनों टेबल्स को मैच करते हैं तो वहां पर कुछ एनॉमलीज नजर आती हैं। इसके अलावा जिन केसेस में बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स अवेलेबल हैं तो वहां फॉस्टर केयर के दौरान बच्चे और बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बीच में रेगुलरली कांटेक्ट रखना और उनकी मिलाई करवाना इंश्योर करना होता है।
इस तरह के केस में अगर बच्चे को किसी दूसरे शहर में फॉस्टर केयर में दिया जाता है तो फिर ये मिलाई कैसे संभव होगी, इस बारे में कोई स्पष्टता प्रोविजंस में नहीं मिलती है। I'll talk about foster adoption in the next video. Thank you for being here.